नमस्कार। द स्टडी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि द स्टडी संस्थान यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए नए नए इनिशिएटिव लाता रहा है। इस प्रोग्राम में हम यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों को साप्ताहिक रूप से कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। सर्वप्रथम हम देखेंगे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। हालिया बजट 2023 में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए कर दिया है। तो जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना क्या है। यह भारत में वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात नियमित आय प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना पर ब्याज दर बढ़ाकर 8% कर दी गई है, जिस पर 2023 से पूर्व 7.6% ब्याज मिलता था। इसकी पात्रता के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक शामिल होने चाहिए। 50 और 60 वर्ष के आयु वर्ग में सेवानिवृत्त जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना हो। इसके अतिरिक्त 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी भी शामिल हो सकते हैं। इसकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है, लेकिन एक जमाकर्ता अपनी परिपक्वता अवधि को और 3 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। व्यक्तियों को एक से अधिक खाते संचालित करने के लिए, स्वयं संचालित करने या अपने जीवन साथी के साथ संयुक्त खाता खोलने की भी अनुमति प्रदान की गई है। एक योग्य निवेशक एक मुश्त जमा करवा सकता है, जिसकी न्यूनतम राशि 1,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त इसमें अधिकतम राशि 15 लाख रुपए या सेवानिवृत्ति प्राप्त राशि जो भी कम हो जमा करवाई जा सकती है। योजना के तहत खाता धारकों को तिमाही आधार पर ब्याज राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके तहत खाता खोलने के 1 वर्ष के पश्चात समय पूर्व निकासी की अनुमति दी गई है। जमा राशि आयकर अधिनियम धारा 80C के तहत कटौती के लिए इसके तहत खाता खोलने के 1 वर्ष के पश्चात समय पूर्व निकासी की अनुमति प्रदान की गई है। जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए अहर्ता रखी गई है। तो आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की ओर। चैट जीपीटी एक इंटेलिजेंस टूल्स आधारित चैटबॉट है जो आपके कई तरह के सवालों का लिखित और लगभग सटीक जवाब दे सकता है। यह चैटबॉट निजी समस्याओं पर भी सलाह दे सकता है। इसके जरिए कंटेंट पैदा करने की संभावनाएं अपार हैं। यह लगभग 100 भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन यह अंग्रेजी में सबसे सटीक है। इसका उपयोग लेख तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार पत्रकारों को अधिक गहन रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मुक्त लेख बना सकता है। लेखों के संस्करणों को बनाने के लिए विशेष रूप से प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में एआई उपकरणों की कोशिश की जा रही है। इसमें मशीन को प्रशिक्षण देना शामिल है ताकि किसी वस्तु को खोए बिना उसे सरल बनाया जा सके। ऐसे एआई प्रोग्राम कई डेटा स्टोर करके रखते हैं। चैट जीपीटी का फोकस शब्दों और बातचीत के अंदाज में जवाब देने में है। यह चैटबॉट एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर वाक्य को बेहतरीन तरीके से लिखने का अंदाजा लगाता है। इन्हें लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी कहा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की ओर। भारतीय निर्यात आयात बैंक। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने गुजरात में गिफ्ट सिटी में एक्सिम बैंक की सहायक कंपनी और डेटा दूतावासों की स्थापना की घोषणा की है। तो चलिए जानते हैं कि एक्सिम बैंक क्या है। यह बैंक पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है और यह देश का प्रमुख निर्यात वित्त संस्थान है। इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। एक्सिम बैंक भारतीय निर्यातकों के लिए उनके निर्यात को बढ़ावा देने के साथ साथ एक जोखिम मुक्त गैर आश्रित निर्यात वित्त पोषण विकल्प भी प्रदान करता है। इसके द्वारा निम्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सर्वप्रथम यह निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह विदेशी सरकारों, वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय बैंकों और अन्य विदेशी संस्थानों को उन देशों में भारत के निर्यात को वित्त पोषित करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करता है, ताकि उन देशों में खरीदारों को भारत में विकासात्मक और बुनियादी ढांचा परियोजना उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं को आस्थगित क्रेडिट शर्तों पर आयात करने में सक्षम बनाया जा सके। लाइन ऑफ क्रेडिट का अर्थ है कि यह पूर्व निर्धारित उधारी सीमा है जिसे टैप किया जा सकता है। उधारकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार धन निकाल सकता है जब तक कि अधिकतम सीमा तक न पहुंच जाए। एक्सिम बैंक के संचालन के लिए एक निदेशक मंडल होता है, जिसके अंतर्गत एक अध्यक्ष, एक प्रबंधन निदेशक, 2 उप प्रबंधन निदेशक, आरबीआई बैंक लिमिटेड और ईसीजीसी लिमिटेड और केंद्र सरकार के द्वारा नामित 12 अनधिक निदेशक शामिल होते हैं। गिफ्ट सिटी क्या है? यह गुजरात राज्य में अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच साबरमती नदी के तट पर स्थित है।
गिफ्ट सिटी 1886 एकड़ में बनी है। इसमें एक बहुसेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल है। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, जिसका उद्देश्य भारत के बढ़ते वित्त और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए एक स्मार्ट सिटी बनाना है। इसे एक सुनियोजित और प्रौद्योगिकी सक्षम स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें वैश्विक मानकों की विश्व स्तरीय वाणिज्यिक, आवासीय और सामाजिक सुविधाएं भी शामिल हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है बार हेडेड हंस। हाल ही में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कुंथनकुलम कदनकुलम पक्षी अभयारण्य में बार हेडेड हंस देखा गया। तो आइए जानते हैं बार हेडेड हंस के बारे में। यह एक प्रवासी पक्षी है जो सर्दियों के मौसम में भारत के लगभग सभी हिस्सों में देखा जा सकता है। भारत में ये अपने प्रवास के दौरान दलदली क्षेत्रों में, खेती के आसपास वाली जगहों में, पानी व घास के नजदीकी झीलों व पानी के टैंकों में देखे जा सकते हैं। ये आमतौर पर समूह में रहते हैं। ये बड़े एवं हल्के भूरे रंग के पक्षी होते हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षियों में माना जाता है। ये एक दिन में लगभग 16,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकते हैं। यह मध्य एशिया की मूल निवासी है, जहां यह प्रजनन करती है। यह भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, जापान और उसके अन्य आसपास के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इसके पर्यावास के अंतर्गत उच्च भूमि के पठारों पर, झीलों और दलदलों के आसपास के प्रजनन क्षेत्र शामिल हैं। इस पक्षी के गर्दन व सिर पर सफेद रंग और शरीर के बाकी हिस्सों का दूधिया रंग देखने को मिलता है। चोंच व पंजों का रंग सांवला पीला होता है। इसके सिर पर काले रंग की दो धारियां दिखती हैं, जो बार की तरह होती हैं। इसी कारण इन्हें बार हेडेड हंस कहा जाता है। नर और मादा एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु मादा आकार में बड़ी होती है। ये पक्षी मुख्यतः कई प्रकार के घास, जड़ें, तना, फल, बीज, पानी के आसपास की वनस्पतियों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। पेरिस क्लब। पेरिस क्लब पश्चिमी लेनदार देशों का एक अनौपचारिक समूह है। यह अर्जेंटीना और उनके सार्वजनिक लेनदारों के बीच पेरिस में 1956 की बैठक में अस्तित्व में आया था। लेनदार से अभिप्राय है कि एक देश, व्यक्ति, बैंक या कोई उद्यम जो किसी अन्य पार्टी को पैसा या ऋण देता है। हाल ही में पेरिस क्लब के द्वारा श्रीलंका की बिगड़ी आर्थिक स्थिति पर ऋण के लिए IMF को गारंटी देने की संभावना जताई है। इसके सदस्य देशों के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड इत्यादि देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ देशों के लिए स्थायी ऋण राहत समाधान खोजना है। पेरिस क्लब के सदस्य आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के भी सदस्य हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 36 है और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देना है। इसमें सरकारें आम चुनौतियों का समाधान खोजने, वैश्विक मानकों को विकसित करने, अनुभव साझा करने और बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियों को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्चतम प्रथाओं को पहचान करने और मिलकर कार्य करने के लिए जानी जाती हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है सफर प्रणाली। हाल ही में सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च अर्थात सफर के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 381 दर्ज किया गया है। यह वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। सफर प्रणाली क्या है? यह एक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली है। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता पर स्थान विशेष जानकारी प्रदान करने तथा भारत में 3 दिनों तक इसके पूर्वानुमानों के लिए पेश किया गया था। यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा भारत मौसम विभाग और राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र के साथ मिलकर विकसित की गई थी। इसका उद्देश्य अपने शहर में वायु की गुणवत्ता में बदलाव के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना है, ताकि वायु गुणवत्ता और संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों के बेहतरी के लिए उचित शमन उपायों और व्यवस्थित कार्यवाही की जा सके। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने सफर को इनके क्रियान्वयन में बनाए गए उच्च गुणवत्ता नियंत्रण और मानकों के आधार पर एक प्रोटोटाइप गतिविधि के रूप में मान्यता दी है। इसी संबंध में जानते हैं भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है। यह गणना एक मानक समय अंतराल में की गई किसी विशेष प्रदूषक की औसत सांद्रता पर आधारित है। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना के लिए 8 व्यक्तिगत प्रदूषकों की निगरानी की जाती है, जिसके अंतर्गत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जमीनी स्तर के ओजोन, अमोनिया और शीशा आदि शामिल है।
वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना करने के लिए कम से कम 3 प्रदूषकों का डेटा होना आवश्यक है, जिसमें से एक PM10 या PM2.5 आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। कैल्प वन। जनरल नेचर में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण कैल्प वनों में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। तो आइए जानते हैं कि कैल्प वन क्या है। यह समुद्र के पानी में तल पर फैले विशाल जंगल को कैल्प वन कहा गया है, जिसका दायरा 5,800 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। धरती के घने जंगल की तरह ही कैल्प फॉरेस्ट भी काफी खूबसूरत और लंबे होते हैं। कैल्प वन ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर पानी में पनपता है। वे समुद्र तल से जुड़े होते हैं और अंततः पानी की सतह की ओर बढ़ते हैं। तब भोजन और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहते हैं। कैल्प वन मुख्यतः तटीय होते हैं और उन्हें उथले अपेक्षाकृत साफ पानी की आवश्यकता होती है। कैल्प वन मछलियों और अन्य शैवालों की सैकड़ों प्रजातियों को पानी के नीचे आवास प्रदान करते हैं और इनका महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय और आर्थिक मूल्य भी होता है। कैल्प वन पूरे आर्कटिक क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। ये मुख्यतः गंभीर पारिस्थितिकियों के अनुकूल हो गए हैं। ठंडे पानी की इन प्रजातियों के पास ठंड के तापमान और लंबे समय तक अंधेरे से बचने और यहाँ तक कि समुद्री बर्फ के नीचे बढ़ने के लिए विशेष रणनीतियाँ इनके पास होती हैं। ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर पानी वाले क्षेत्रों में वे पृथ्वी पर किसी भी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादन की कुछ उच्चतम दरों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है सेलिगा इकारिनाटा। हाल ही में ततैया की एक नवीन प्रजाति का नाम कर्नाटक के चामराजनगर जिले में पिलीगिरी रंगन हिल्स के स्वदेशी समुदाय सेलिगा के नाम पर रखा गया। तो आइए जानते हैं कि सेलिगा क्या है। सेलिगा, जिसे सोलेगा, शोलग और सोलगा भी कहा जाता है, भारत का एक जातीय समूह है। इसके सदस्य ज्यादातर दक्षिणी कर्नाटक के चामराजनगर जिले और तमिलनाडु के इरोड जिले में पर्वतीय श्रृंखलाओं में रहते हैं। पारंपरिक रूप से सोलिगा समुदाय अपनी आजीविका के लिए गैर लकड़ी वन उत्पादों, छोटे शिकार और स्थानांतरित खेती के लिए विस्तृत श्रृंखला एकत्र करने पर निर्भर रहते हैं। तो आइए जानते हैं ततैया प्रजाति के बारे में। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली इस प्रजाति के शरीर पर कुछ भागों में आमतौर पर पाई जाने वाली कुछ लकीरों की अनुपस्थिति है। इस कारण इस प्रजाति को इकारिनाटा का नाम दिया गया है और यह नया कीट आश्चर्यजनक रूप से रंगीन और अपने सभी संबंधियों से अलग है। यह नया ततैया डार्विन ततैया परिवार के इस्न्यूमोनिडे के सब फैमिली मेटोपिनाई से संबंधित है। इसकी सब फैमिली मेटोपिनाई की 27 प्रजातियों में 2 जीवाश्म जेनेरा शामिल है, जिनमें से अधिकांश केवल पैलियो आर्कटिक क्षेत्र, न्यूट्रॉपिकल और नेरेक्टिक क्षेत्रों में देखी जा सकती है। मेटोपियाना दक्षिण भारत में पाई जाने वाली इसी समुदाय की पहली प्रजाति है। बिहार हिल्स पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संगम के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियों और अद्वितीय भौगोलिक स्थिति तथा निवास की विविधता बिहार हिल्स को भारत में जैव विविधता के लिए सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक बनाती है। पौधों की कई सौ प्रजातियों के अलावा चींटियों की प्रजातियां, तितलियों की प्रजातियां, गोबर भृंगों की अनेकों प्रजातियां यहाँ देखने को मिलती हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। अमृत उद्यान अर्थात राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया है, जिससे संभावित हमें अनेक प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। क्या मुगलों के द्वारा मुगल गार्डन का निर्माण किया गया था? नहीं, मुगल गार्डन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्होंने नई दिल्ली में अधिकांश योजनाएं बनाई थी। भारत में ब्रिटिश शासकों ने 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज के राज्याभिषेक के दौरान इस कदम की घोषणा की गई थी। इसके अतिरिक्त सर लुटियंस को 1912 में दिल्ली की योजना पर सलाह देने के लिए चुना गया। उनकी टीम ने राष्ट्रपति महल के लिए दक्षिण की ओर रायसीना हिल्स का चयन किया, जिसे तब वायसराय हाउस कहा जाता था, क्योंकि उत्तरी साइड यमुना नदी के करीब थी और बाढ़ के प्रति संवेदनशील थी। $14 मिलियन की अनुमानित लागत पर राष्ट्रपति महल को बनाने में 17 साल से भी अधिक का समय लगा। वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन 6 अप्रैल 1929 को इसके पहले अधिवासी बने। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात वायसराय हाउस का नाम बदलकर गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में इसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन किया गया। तो आइए जानते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है।
इस उद्यान का नाम मुगल गार्डन ही क्यों रखा गया? सर लुटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन के अन्य हिस्सों की तरह संलग्न मुगल गार्डन को डिजाइन किया गया था ताकि भारतीय भू निर्माण और वास्तुकला के साथ ब्रिटिश शैली के तत्वों को समायोजित किया जा सके। मुगल उद्यान फारस के उद्यानों से काफी प्रभावित है। इन उद्यानों की एक मुख्य विशेषता चार बाग तथा चार बाग लेआउट है। इनमें बगीचों का विभाजन पैदल मार्ग और जल चैनलों के द्वारा चार भागों में किया जाता है। इनमें से अधिकांश उद्यान सीढ़ीदार हैं। यह शैली मुगलों द्वारा निर्मित स्थापत्यों में मुख्य रूप से पाई जाती है। उदाहरण के लिए आगरा में ताजमहल, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और कश्मीर में निशांत बाग इत्यादि इसी तरह की चार बाग शैली पर स्थापित हैं। मुगल राजवंश का संस्थापक बाबर एक सममित मुगल शैली उद्यान के इस विचार की कल्पना करने वाला पहला व्यक्ति था, जिसका उल्लेख उसने अपने ग्रंथ बाबरनामा में किया है। तो अब देखते हैं कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान क्यों किया गया। पिछले कुछ वर्षों में मुगल उद्यान में कुछ नए तत्वों को जोड़ा गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 2002 में राष्ट्रपति भवन एसट में हर्बल गार्डन का निर्माण किया गया। उन्होंने स्पिरिचुअल गार्डन और म्यूजिक गार्डन को भी जोड़ा, जो अब अमृत उद्यान में शामिल हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज है स्पाइडर स्टार सिस्टम। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने स्पाइडर स्टार सिस्टम से पहले गामा किरणों का पता लगाया है। तो जानते हैं कि स्पाइडर स्टार सिस्टम क्या है। यह एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसमें एक सुपर डेंस स्टार तेजी से घूमता है तथा दूसरे स्टार को खा जाता है। सुपर सघन वस्तु साथी को अपनी ओर खींचना शुरू करती है तथा यह जीनस लेट्रोडैक्टस की मकड़ियों की आदतों से मिलती जुलती आदत है, जिसमें मादा संभोग के बाद नर को खा जाती है। इसलिए इन तारों का नाम स्पाइडर स्टार सिस्टम रखा गया है। प्रारंभ में सघन पल्सर अपने साथी के बाहरी वातावरण से सामग्री को हटाता है तथा समय समय पर हिंसक विस्फोटकों में एकत्रित सामग्री को बहाता है। अपने जीवन काल के बाद के चरण में पल्सर से निकलने वाले ऊर्जावान कण अपने साथी के वातावरण को छीन सकते हैं। किसी भी मामले में समय के साथ पल्सर धीरे धीरे अपने साथी को मिटा देता है। अब देखते हैं कि बाइनरी स्टार सिस्टम क्या है। यह एक द्विधारी प्रणाली है जिसमें दो तारे द्रव्यमान के एक सामान्य केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, अर्थात वे गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे से बंधे होते हैं। पल्सर क्या है? पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन सघन तारे हैं एवं लगभग पूरी तरह से न्यूट्रॉन से बने होते हैं, जिनका व्यास केवल 20 किलोमीटर या उससे भी कम होता है। ये ब्रह्मांड में दूर तक विकर्ण की केंद्रित धाराएं उत्सर्जित करते हैं। न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं? वे विशालकाय सितारों के अवशेषक हैं जो एक सुपरनोवा के उग्र विस्फोटक से नष्ट हो गए हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें एवं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।